हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू स्मार्ट जीके ट्रिक्स। फ्रेंड्स, मैं दीपक शर्मा। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, ये जो क्लास चलाई जा रही है वो दोस्तों यूपीपीसीएल TG2 दोस्तों टेक्नीशियन ग्रेड 2 के लिए चलाई जा रही है। और दोस्तों ये जो वैकेंसी है दोस्तों 608 पोस्ट के लिए आई हुई है। तो जैसा कि हमने दोस्तों आपको कुछ हमारे लेक्चर हो चुके हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स के दोस्तों 5 लेक्चर हो चुके हैं। आई होप आप उन लेक्चर्स को देखते होंगे। और दोस्तों कुछ बच्चों की ये रिक्वायरमेंट थी कि सर इलेक्ट्रॉनिक्स में जैसे आप कहीं चार्ज का नाम ले लेते हैं, कहीं करंट का नाम लेते हैं, कहीं वोल्टेज का नाम लेते हैं, तो सर सबसे पहले हम लोग को बेसिक पढ़ाइए। क्योंकि रियल में ये होता है ना कि आपको पूरी इलेक्ट्रिसिटी का जो न्यू होती है वो बेसिक इलेक्ट्रिकल होती है। जब तक आपको करंट क्या होता है, वोल्टेज क्या होता है, चार्ज क्या होता है, उसका अपोजिशन करने वाला रेजिस्टेंस क्या होता है, अच्छे से दोस्तों पता नहीं होगा, तब तक आपको प्रॉब्लम आती रहेंगी। जैसे वहाँ पे हमने आपको एक डिफिनेशन बताया था, कंडक्टर का अगर टेम्परेचर इंक्रीज कराते हैं तो उसका रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है। तो फ्रेंड, सबसे बड़ी बात है कि ये रेजिस्टेंस होता क्या है, इसके बारे में भी हमको स्टडी होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज से हमने स्टार्ट कर दिया है, वो जो लेक्चर है वो हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स का रेगुलर चलता रहेगा। और दोस्तों साथ ही साथ अब हम क्या करेंगे, बेसिक इलेक्ट्रिकल के जो लेक्चर हैं, क्लास है दोस्तों, उसको भी हम स्टार्ट कर दे रहे हैं। और दोस्तों वो भी साथ ही साथ दोनों लेके चलेंगे। सही दोस्तों, क्योंकि बेसिक इलेक्ट्रिकल आपको अगर बेस्ट तरीके से तैयारी हो गई तो दोस्तों उसके बाद और सब्जेक्ट जो पढ़ने में थोड़ा हेल्पफुल होगा और जल्दी समझ में आ जाएंगे। चाहे जो भी सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जाएगा, मशीन इलेक्ट्रिकल मशीन है दोस्तों, उसके बाद हमको पावर सिस्टम पढ़ना है, इलेक्ट्रॉनिक्स के तीनों इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़नी है, जैसे एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स अभी हम पढ़ रहे हैं, फिर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ना है, और दोस्तों उसके बाद पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ना है। जो सारा सिलेबस है दोस्तों, ये इसी जो दोस्तों एग्जाम से पहले हमें कवर करना है। तो आप रेगुलर लगे रहिए और सिलेबस को थोड़ा हम स्पीड में लेके चलेंगे तभी हो पाएगा, क्योंकि पता है आपको सिलेबस तो बहुत ज़्यादा है। सही फ्रेंड्स, तो आइए ज़्यादा ना टाइम गवाते हुए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों आज के लेक्चर में और दोस्तों हम पढ़ेंगे बेसिक इलेक्ट्रिकल के बारे में। सही दोस्तों, उससे पहले हम देखते हैं कि कुछ सिलेबस क्या हैं, जो बेसिक इलेक्ट्रिकल के अंदर कौन कौन से मुख्यतः चैप्टर हैं दोस्तों, उनको हमको कवर करना है। सही दोस्तों, तो आइए देखते हैं। दोस्तों बात करते हैं हम बेसिक इलेक्ट्रिकल की। बेसिक इलेक्ट्रिकल, देखिए जब आप इलेक्ट्रीशियन थ्योरी की बुक पढ़ते होंगे तो दोस्तों वहाँ पे सबसे पहले आपको एक चैप्टर मिलता होगा, वो दोस्तों टूल्स से रिलेटेड चैप्टर मिलते हैं और सेफ्टी से रिलेटेड। दोस्तों सेफ्टी से रिलेटेड भी कई सारे क्वेश्चन पूछ देते हैं। जैसे फायर से रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन आ जाता है कि जो फायर होता है दोस्तों, आग लगती है, बिजली द्वारा लगी आग, वो किस श्रेणी में आती है, तो आप बताते हो डी ग्रुप श्रेणी में आती है, डी श्रेणी में आती है, यानी समूह डी की होती है दोस्तों। तो वो चीज़ें तो हमें आगे पढ़ना है सेफ्टी से रिलेटेड। लेकिन दोस्तों उन हमें क्या करना है, सबसे पहले बेसिक टर्म, बेसिक इलेक्ट्रिकल टर्म के बारे में पढ़ना है। मतलब कुछ ऐसे डिफिनेशन जैसे व्हाट इज द करेंट, व्हाट इज द वोल्टेज, व्हाट इज द इलेक्ट्रिसिटी क्या है, चार्ज क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, इन चीज़ों को हमें पहले कवर करना है। तो दोस्तों सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे इसके अंतर्गत दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले नंबर फर्स्ट पे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेसिक इलेक्ट्रिकल टर्म्स। दोस्तों कुछ इसमें इंपॉर्टेंट डिफिनेशंस वगैरह हैं जो कि इनको पढ़ने के विदाउट पढ़े हुए आपको आगे प्रॉब्लम्स आती हैं। सबसे पहले हम इसको कवर करेंगे। दूसरे नंबर पे दोस्तों हम पढ़ेंगे डीसी सर्किट। दोस्तों डीसी सर्किट में ही हम नेटवर्क पूरा पढ़ेंगे, नेटवर्क। सही दोस्तों, डीसी सर्किट के बाद हम दोस्तों पूरा नेटवर्क कवर करेंगे। उसके बाद दोस्तों हम इस जस्ट डीसी के बाद हम पढ़ेंगे एसी सर्किट। देखिए फ्रेंड्स, वैसे एक्चुअली क्या होता है, जो आप बुक पढ़े होंगे, डीसी सर्किट बाद आपको मैग्नेट का चैप्टर मिलता है, उसके बाद कैपेसिटर का मिलता है। लेकिन दोस्तों हम जैसे डीसी सर्किट कंप्लीट होगा वैसे हम एसी सर्किट स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि जब आप डीसी के बाद जस्ट एसी पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आता है दोस्तों। तो इसको कवर करना है एसी सर्किट। उसके दोस्तों इसमें 3 चीज़ें RLC के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। कई सारी चीज़ें हैं, जैसे प्योर इंडक्टिव सर्किट क्या होता है, प्योर कैपेसिटिव सर्किट क्या होता है, प्योर दोस्तों कर सकते हैं RL सर्किट क्या होता है, RLC सर्किट, रिजोनेंस कंडीशन क्या होती है, क्वालिटी फैक्टर क्या होता है। कई सारी चीज़ें इसमें हैं, जो RMS वैल्यू, एवरेज वैल्यू, फॉर्म फैक्टर, कई सारी चीज़ें हम AC के अंतर्गत पढ़ेंगे। जैसे यहाँ दोस्तों DC में आप पढ़ते हैं कोई भी करंट एवरेज अपने एवरेज फॉर्म में चलती है, एवरेज रूप में होती है दोस्तों। यहाँ पे RMS रूप में, इंस्टेंटेनियस वैल्यू, कई सारे फॉर्म में होते हैं, तो हम AC में को ही जस्ट DC के बाद पढ़ेंगे। सही फ्रेंड्स, तो इसके बाद दोस्तों जस्ट हम पढ़ेंगे मैग्नेट। अब जैसे ही एसी कंप्लीट कर लेंगे दोस्तों, तो हमें पढ़ना है ये चैप्टर सेफ्टी।
क्या पढ़ना है दोस्तों, सेफ्टी। और 5वें नंबर पे हमें पढ़ना है टूल्स, बेसिक इलेक्ट्रिकल टूल्स। कौन से, बेसिक इलेक्ट्रिकल के, बेसिक इलेक्ट्रिकल। दोस्तों इलेक्ट्रिकल में यूज होने वाले कुछ टूल्स हैं जो इलेक्ट्रिकल टूल, जैसे नोज प्लायर हो गया दोस्तों, प्लायर हो गया, नोज प्लायर हो गया दोस्तों, उसके बाद स्क्रू ड्राइवर हो गया दोस्तों, टेस्टर हो गया। तो इन सब चीज़ों के बारे में हमें पढ़ना है कि कहाँ, जैसे वायर गेज SWG होता है दोस्तों, स्टैंडर्ड वायर गेज। आप देखते हैं SWG के द्वारा हम किसी भी कंडक्टर के जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है दोस्तों उसको मेजर करते हैं। तो इनके बारे में जो टूल्स हैं जिसके द्वारा, उसके बाद दोस्तों माइक्रोमीटर क्या होता है, सही है। तो इन एक एक चीज़ें हमें पढ़ना है क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। तो इसके अंतर्गत, टूल्स के अंतर्गत देखेंगे, सेफ्टी से रिलेटेड हमने बताया जो क्वेश्चन आपको पूछते हैं। उसके बाद दोस्तों बात करें तो अगला चैप्टर हम पढ़ेंगे मैग्नेट। देखिए हमें पढ़ना है मैग्नेट। उसके बाद दोस्तों हमें पढ़ना है कैपेसिटर। देखिए मैग्नेट के बाद जस्ट हम पढ़ेंगे कैपेसिटर, सही दोस्तों। उसके बाद जस्ट हम जैसे मैग्नेट कैपेसिटर कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद दोस्तों हमें पढ़ना है इसमें स्टार एंड डेल्टा, सही दोस्तों। स्टार डेल्टा का कन्वर्जन तो हम नेटवर्क में ही पढ़ लेंगे, लेकिन स्टार डेल्टा कनेक्शन क्या होता है इसके बारे में कंप्लीट अध्ययन दोस्तों हम करेंगे जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर रहेगा, सही दोस्तों। उसके बाद जो भी चीज़ें और एक्स्ट्रा चीज़ें बचती हैं दोस्तों उनको हम इस बेसिक इलेक्ट्रिकल के अंतर्गत दोस्तों देखेंगे। तो आइए देरी न करते हुए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले डिफिनेशन को हम पढ़ते हैं कि सबसे पहले यही बात जानते हैं इलेक्ट्रिकल मतलब इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, विद्युत क्या होता है। उसके बाद आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, आइए देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हम बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। तो ये इलेक्ट्रिसिटी क्या है, विद्युत क्या है। सबसे पहले आप देखिए कि जो विद्युत है वो हमारे हर फील्ड में, चाहे वो मेडिकल हो, चाहे वो इंडस्ट्री हो, चाहे आपके घरों में खाना पकाने वाला इंडक्शन हीटर हो, चाहे आपको जहाँ पढ़ रहे हैं उसके लिए गर्मियों में यूज करने वाला फैन हो, चाहे प्रेस करने के लिए जो आप प्रेस यूज करते हैं, जो भी दोस्तों हीटर हैं सभी इलेक्ट्रिसिटी से ही आप चल रहे हैं। यहाँ तक कि ट्रेनें हैं, व्हीकल्स हैं भी दोस्तों, उनके लिए भी आजकल इलेक्ट्रिसिटी की इंपॉर्टेंस है। फैक्ट्रियाँ हैं उनमें जितनी भी मशीनें चल रही हैं उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। आज हम दोस्तों आपको पढ़ा रहे हैं, मोबाइल चल रही है तो इसके लिए भी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, विदाउट चार्जिंग के कुछ नहीं होता। तो दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे पहले हमें समझना है कि इलेक्ट्रिसिटी इतना इंपॉर्टेंट है तो इलेक्ट्रिसिटी है क्या। तो देखिए दोस्तों, विद्युत के बारे में हम बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है। विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है। देखिए फ्रेंड, हम ज़्यादा डिफिनेशन पे नहीं जाएंगे, सिंपल सी बात जानिए। अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज द इलेक्ट्रिसिटी, तो आपको इतना बताना है कि इलेक्ट्रिसिटी एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे न तो उत्पन्न कर सकते हैं न ही नष्ट कर सकते हैं, उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कैसे हम कन्वर्ट करते हैं। देखिए, अगर बात करें कि जैसे आपके पास एक मोटर है, मोटर का कार्य क्या होता है कि एक आपके पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। तो दोस्तों आप जनरेटर की बात कर लो, अगर जनरेटर की बात करें दोस्तों, जनरेटर का फंक्शन क्या पढ़ते हैं कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करती है, उसे हम डायनामो कहते हैं, यानी जनित्र बोलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे कहीं आपने ये नहीं पढ़ा है कि जनित्र एक ऐसी डिवाइस है जो बिजली को उत्पन्न करती है। दोस्तों ऐसा नहीं लिखा है, उसमें लिखा है जो उसका फंक्शन होता है वो लिखता है कि जो जनित्र होती है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, और मोटर उसके बाद आपने कनेक्ट किया तो वो फिर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रही है। कहने का मतलब दोस्तों यहाँ पे एक बात नहीं होती कि ये जनरेट करती है एनर्जी। दोस्तों न तो उत्पन्न की जा सकती है न ही नष्ट की जा सकती है। दोस्तों ये से दोस्तों आपने पढ़ा होगा ऊर्जा संरक्षण का नियम, सही दोस्तों, उसमें लिखा हुआ है कि ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है न ही नष्ट की जा सकती है। तो दोस्तों बात करते हैं विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी दोस्तों इन्वेंशन किसने किया था, खोज की बात कर लें, या विद्युत शब्द की खोज किसने किया, विद्युत है क्या। तो दोस्तों वो सबसे पहले वैज्ञानिक आते हैं, इनकी जो डिस्कवरी इन्वेंशन किसने किया था, तो दोस्तों वो थे बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करें बेंजामिन फ्रैंकलिन, तो एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने काइट एक्सपेरिमेंट के अंतर्गत यह बताया कि इलेक्ट्रिसिटी है। सही दोस्तों, एक्चुअली इनकी स्टोरी एक है कि गांव में आग लग जाती है बिजली कड़कने से। आपको पता है जब दो बादल आपस में टकराते हैं तो दोस्तों वहाँ पे एक स्पार्किंग होती है। उसको एक्चुअली क्या होता है, बादल बहुत बड़े होते हैं, वहाँ पे डिफरेंट चार्ज आपस में टकराते हैं, तो दोस्तों वहाँ पे बहुत हैवी टाइप की स्पार्किंग होती है, उसी को हम बिजली कड़कना बोलते हैं दोस्तों, उसको लाइटनिंग बोलते हैं। तो ये बातें समझना है। इन्होंने क्या किया कि बरसात के दिनों में
खोज किए। इन्होंने बरसात के दिनों में पतंग उड़ाया, काइट एक्सपेरिमेंट करके दोस्तों इन्होंने पाया कि इलेक्ट्रिसिटी होती है। सही दोस्तों, लेकिन इनकी बातों को सब लोगों ने नहीं माना, तो इनकी बातों को आगे आके जे थॉमसन साहब ने सही किया, उन्होंने इन्वेंशन किया इलेक्ट्रॉन का। सही है, तो ये चीज़ें अगर आपको इसके बारे में पूरा डिटेल्स चाहिए तो कमेंट बॉक्स में हम कमेंट करिएगा, हम इसके लिए स्पेशली वीडियो बना देते हैं कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने काइट एक्सपेरिमेंट द्वारा कैसे इलेक्ट्रिसिटी की खोज की। सही दोस्तों, क्योंकि ये जो लेक्चर है यूपीपीसीएल TG2 का है और इतना टाइम नहीं है कि हम इन सब स्टोरी को पढ़ें। तो आइए देखते हैं आगे। जो खोज की बात करते हैं तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एक्चुअली क्या है, इलेक्ट्रिसिटी शब्द पहले एक्चुअली जो एक इलेक्ट्रिक फिश नाम से मछली थी उसके जबड़ों में इलेक्ट्रिसिटी रहती थी पहले। तो दोस्तों वो बहुत पुराना लोग जानते थे इलेक्ट्रिसिटी होती है, लेकिन एप्लीकेशन उसके नहीं जानते थे कि हम इसका यूज भी कर सकते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में। तो दोस्तों बात करते हैं कि जब आज से बहुत पहले 600 ईसा पूर्व, दोस्तों बात कर लें 600 ईसा पूर्व, दोस्तों ईसा पूर्व यीशु मसीह के जन्म के पहले की बात कर रहे हैं। 600 ईसा पूर्व की जब बात करते हैं दोस्तों, तो उस टाइम एक वैज्ञानिक थे जिसका नाम था थेल्स। क्या थे? थेल्स थे। इन्होंने बताया कि अगर दो ऑब्जेक्ट है आपके पास, दो वस्तुएं आपस में उनको रगड़ेंगे तो उनमें एक प्रकार का फोर्स दोस्तों घर्षण उत्पन्न होता है। घर्षण का मतलब वो बोले एक चुंबकीय बल, मैग्नेटिक फोर्स उत्पन्न होता है जिससे किसी भी वस्तुओं को अपने ओर अट्रैक्ट कर लेता है। ये थेल्स साहब ने बताया 600 ईसा पूर्व। लेकिन दोस्तों इनकी बात को 1600 ईस्वी में आए, कौन आया? विलियम गिलबर्ट। विलियम गिलबर्ट, देखिए विलियम गिलबर्ट आए और उन्होंने बताया कि नहीं, अगर आप दो ऑब्जेक्ट को यानी दो बॉडीज को आपस में रगड़ते हैं तो वहाँ पे एक इलेक्ट्रिकल फोर्स उत्पन्न होता है। सही दोस्तों, जैसे हम बात करें कि ये समझिए एक ऑब्जेक्ट है और मेरा बाल एक ऑब्जेक्ट है, मैंने इसको कुछ टाइम तक रगड़ा बाल में। दोस्तों बाल में रगड़ने से क्या होता है, ये जो ऑब्जेक्ट है वो चार्ज हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों? चार्ज हो जाता है। चार्ज होने से इसमें कुछ वस्तुओं को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की जो कैपेसिटी आ जाती है, यानी क्षमता आ जाती है कि दूसरी वस्तुओं एक वस्तुओं को अपनी ओर क्या करता है, अट्रैक्ट कर सकता है। सही दोस्तों, तो जैसे कागज के आप प्रैक्टिकल कर सकते हो, कागज के छोटे छोटे टुकड़े लेना, फाड़ देना उसको, उसके बाद दोस्तों इसको कुछ टाइम तक पेन को अपने बालों से रगड़ना, फिर देखना उन चीज़ों को अपनी ओर अट्रैक्ट कर देता। सही दोस्तों, तो ये होता है एक प्रकार का चार्ज। आगे हम बताएंगे ये चार्ज क्या होता है। सही दोस्तों, तो उसके बाद दोस्तों 1820 ईस्वी आते आते यही साहब जो थे बेंजामिन दोस्तों थे बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब ने, देखिए 1800 ईस्वी आते आते, ईस्वी की बात कर रहे हैं दोस्तों, ईस्वी की, और ये ईसा पूर्व की बात थी दोस्तों। इन्होंने बता दिया, इन्होंने इन्वेंशन किसका कर दिया? इन्वेंशन कर दिया, किसका इन्वेंशन किया दोस्तों? इलेक्ट्रिसिटी का। इन्होंने बताया कि जब दो बादल आपस में टकराते हैं तो वहां पे एक डिफरेंट चार्ज जब टकरा रहे हैं दोस्तों, वहां पे इलेक्ट्रिसिटी। तो चार्ज के बारे में पूरी तरह से कंप्लीटली जो स्टडी जो नॉलेज दिया उनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। अभी हम देख रहे हैं जो चार्ज शब्द ये क्या होता है। तो आई होप आपको इतनी बातें समझ में आएगी। इलेक्ट्रिसिटी क्या है, अगर आपसे इतना ही बात पूछा जाए कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है, तो एक प्रकार की ऊर्जा है। दूसरी बात दोस्तों कहते हैं इसकी खोज किसने किया था इलेक्ट्रिसिटी की, तो दोस्तों किया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। अगली बात करते हैं दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी कितने टाइप से हो सकती है। दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी 2 टाइप की होती है, एक को बोलते हैं स्थैतिक विद्युत, दूसरे को बोलते हैं गतिकीय विद्युत। स्टैटिक और डायनामिक, किससे होती है? स्टैटिक और डायनामिक। देखिए जब विद्युत की बात करते हैं, देखिए विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी दोस्तों 2 प्रकार की होती है, एक को बोलते हैं स्थैतिक यानी इंग्लिश में बोलेंगे स्टैटिक, इसको बोलते हैं गतिकीय। अच्छा एक बात ध्यान देना, अब इसके नाम से ये मत ध्यान देना कि गतिकीय मतलब ये बिजली दौड़ती होगी, हाँ ऐसा नहीं है। देखिए दौड़ती क्यों है, इसमें रनिंग करता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन, देखिए अगर इलेक्ट्रॉन रेस्ट में है, इलेक्ट्रॉन क्या है दोस्तों? रेस्ट, यानी इलेक्ट्रॉन कह लीजिए, अब चार्ज कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों पढ़ते हैं ना कि किसी चालक में धारा प्रवाह की जो मात्रा होती है उसे विद्युत आवेश बोलते हैं। दोस्तों चार्ज का मतलब है इलेक्ट्रॉन से, सही दोस्तों, क्योंकि आपने पढ़ा कि Q बराबर NE। देखिए तो अगर इलेक्ट्रॉन रेस्ट में है तो वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होती है, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन दोस्तों मूवमेंट कर रहा है, मूवमेंट, इलेक्ट्रॉन दोस्तों मूवमेंट कर रहा है, उसको बोलते हैं डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी, या इसको आगे जाके हम पढ़ते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्या पढ़ते हैं? करंट इलेक्ट्रिसिटी। दोस्तों यही जो करंट इलेक्ट्रिसिटी लिख रहे हैं, यही दोस्तों हमको पढ़ाया जाता है एक्चुअली स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। जैसे कि आपने क्लास 12th में पढ़े होंगे, क्लास 12th,
तो उसमें एक स्थैतिक विद्युत्कीय पढ़ाया जाता है, आपको बुक का नाम ही रहता है स्थिर विद्युत्की से। दोस्तों हाई स्कूल में भी चैप्टर है। तो दोस्तों जहाँ जिस इलेक्ट्रिसिटी का हम प्रैक्टिकल लाइफ में यूज नहीं कर सकते दोस्तों, वो हमारी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होती है, स्थैतिक विद्युत होती है। तो दोस्तों ये कैसी विद्युत होती है जिसका प्रैक्टिकल लाइफ में यूज नहीं करते? जैसे जाड़े के दिनों में जब आप अपने कपड़े को निकालते हैं तो आपको लगता होगा कुछ चिंगारी टाइप की स्पार्किंग हो रही, तो दोस्तों वो एक प्रकार की इलेक्ट्रिसिटी है। जब आप बाल से पेन को रगड़ते हैं तो वहाँ पे एक ऐसा इलेक्ट्रिकल फोर्स आ जाता है जो किसी वस्तु को अपने वो अट्रैक्ट करता है, वो भी दोस्तों एक इलेक्ट्रिसिटी है। लेकिन वो दोस्तों स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है, इंस्टेंटेनियस टाइम के लिए होती है और उससे कोई खतरा नहीं है। और दूसरी बात, इसका हम प्रैक्टिकल लाइफ में कोई यूज नहीं कर सकते। तो दोस्तों आइए हम देखते हैं जो चार्ज के बारे में बात कर रहे हैं, ये चार्ज क्या होता है और दोस्तों इसके बारे में हम फुल अध्ययन करते हैं। चार्ज के बाद आते हैं इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है। तो आइए देखते हैं कि इलेक्ट्रिकल चार्ज क्या होता है। देखिए फ्रेंड्स, अगला हम टॉपिक देख रहे हैं चार्ज। चार्ज को दोस्तों हिंदी में बोलते हैं आवेश। एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ दोस्तों जो चल रहे हैं, हम इसको समझने की बहुत कोशिश करिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते रहते हैं, डायरेक्टली आपको यूनिट वगैरह पूछ देता है। दोस्तों चार्ज क्या होता है आइए समझते हैं। अगर हम प्रैक्टिकली ऐसा समझना चाहें, इसकी डिफिनेशन दें तो दोस्तों चार्ज कोई वस्तु नहीं है, चार्ज एक कल्पना करने वाली काल्पनिक घटना है, फिनोमिना है दोस्तों बोल सकते हैं। चार्ज एक प्रकार की ऐसी घटना है जिससे हमें ये पता है कि कोई भी वस्तु एक दूसरी वस्तु को या तो अट्रैक्ट कर सकती है या तो रिपल कर सकती है। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट है उसमें अट्रैक्शन और रिपल्सन जो फोर्स होता है उसके बारे में जो बताता है वो चार्ज है। क्या दोस्तों समझ में आया? हाँ देखिए, चार्ज एक ऐसी घटना है, एक ऐसी फिनोमिना है जिससे हमें ये पता है कोई भी ऑब्जेक्ट या दूसरी वस्तु को अट्रैक्ट कर सकता है या तो रिपल करता है। यानी आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल का जो अनुभव किया जाता है जिसके द्वारा वो हमारा क्या दोस्तों चार्ज है। समझ आया दोस्तों? तो बात करते हैं चार्ज की। अगर अब बुक की तरह अब डिफिनेशन लिखना चाहते हैं जो करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंतर्गत डिफिनेशन आती है, वो कहता है धारा प्रवाह की मात्रा को, धारा प्रवाह की मात्रा को विद्युत आवेश कहते हैं। दोस्तों यहाँ पे आप एकांक समय लगा सकते हैं, एकांक समय में धारा प्रवाह की मात्रा को विद्युत आवेश कहते हैं, इलेक्ट्रिकल चार्ज कहते हैं। डिफिनेशन है, आप दूसरा डिफिनेशन लिख सकते हैं कि चार्ज एक ऐसी फिनोमिना है या फिर एक ऐसा घटना है जिससे हमें ये पता चलता है कोई भी ऑब्जेक्ट जो है या तो अट्रैक्शन बल का अनुभव करता है या तो रिपल्सन बल का अनुभव करता है, उसे हम चार्ज बोलते हैं। तो दोनों डिफिनेशन आप लिख सकते हो। तो ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं इसको डिनोट किससे कहते हैं, प्रदर्शित। तो दोस्तों डिनोटेड बाई, अगर बात करें डिनोट करने की, डिनोटेड बाई दोस्तों डिनोटेड बाई क्यू अच्छा से प्रदर्शित करते हैं स्मॉल क्यू से। आप कहीं कहीं देखेंगे कैपिटल क्यू से प्रदर्शित किया जाता है इसको और स्मॉल क्यू से भी प्रदर्शित किया जाता है। अगली बात करते हैं दोस्तों कि जो चार्ज होता है इसको चार्ज आवेश बराबर होता क्या है, आवेश इक्वल टू होता है धारा इनटू टाइम, समय। यानी किसी कंडक्टर में 2 एम्पियर की करंट 3 सेकंड के लिए फ्लो हुई तो कितना हो गया, उसमें चार्ज मल्टीप्लाई करा देंगे टाइम में तो दोस्तों आपको मिल जाएगा चार्ज। तो दोस्तों इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं Q बराबर आई टी, Q बराबर आई टी। सही दोस्तों, अब बात करते हैं इसके यूनिट की। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट बहुत है कि इसकी यूनिट क्या होती है। दोस्तों इसका मात्रक, यूनिट को बोलते हैं मात्रक। जब दोस्तों हम बात करते हैं चार्ज का यूनिट क्या होती है, दोस्तों देखिए आपको पता है धारा का जो यूनिट होती है एम्पियर होती है, क्या होती है एम्पियर, और समय का होता है सेकंड। तो दोस्तों एक तो ये आपके पास मिल गई, जो चार्ज की यूनिट होती है एम्पियर सेकंड होती है। या आप दूसरा इसका जो यूनिट होती है आप दूसरा लिख सकते हैं कूलाम। क्या होती है दोस्तों, कूलाम। देखिए दोस्तों एक तो इसकी यूनिट कूलाम हो गई और दोस्तों सेकंड जो बोलते हैं वो होती है एम्पियर सेकंड। सही दोस्तों, और यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछता है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज, यानी विद्युत आवेश की सबसे छोटा दोस्तों जो यूनिट होती है वो क्या होती है, स्मॉलेस्ट आप लिख सकते हैं। ये दोस्तों क्वेश्चन पूछ सकता है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज, यानी विद्युत आवेश का सबसे छोटी इकाई क्या होती है। आप दोस्तों हिंदी में लिख सकते हैं कि विद्युत आवेश की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो दोस्तों वो होती है फ्रैंकलिन। क्या होती है, फ्रैंकलिन।
ये ध्यान रखने वाली बात है दोस्तों। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज, सबसे छोटी यूनिट जो होती है वो दोस्तों होती है फ्रैंकलिन। ये आपको याद रखना है, कई बार क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। आप लड़के क्या होता है वो डायरेक्ट एक ही याद करके जाते हैं कि चार्ज की यूनिट कुलाम होती है, कुलाम होती है, कुलाम नहीं देता, कन्फ्यूजन हो जाते हैं। आपको कन्फ्यूजन नहीं होता है। ये क्वेश्चन और दोस्तों देखिए, एक क्वेश्चन देता हूँ आपको, समझ में आएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दोस्तों सीजीएस पद्धति में विद्युत आवेश का मात्रक है। दोस्तों सीजीएस पद्धति में विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है, किसमें सीजीएस पद्धति की अगर बात करें तो सेंटीमीटर ग्राम दोस्तों दो होता है, सेंटीमीटर ग्राम दोस्तों सेकंड। इसमें दोस्तों बात करें सीजीएस जो सिस्टम है उसमें चार्ज की यूनिट क्या होती है दोस्तों, उसमें होती है ईएसयू, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि अगर आपसे डायरेक्ट पूछे कि चार्ज के बारे में ये बात पूछा जाए कि सीजीएस पद्धति में, किसमें, सीजीएस पद्धति में चार्ज की यूनिट दोस्तों मात्रक, आप लोग लिख सकते हैं यूनिट का मतलब मात्रक सीजीएस पद्धति में। और ये दोस्तों ये क्या था, एमकेएस पद्धति में, किसमें था, एमकेएस पद्धति में। देखिए एमकेएस पद्धति की बात करते हैं तो उसका मात्रक होता है एम्पियर सेकंड या कूलाम। लेकिन दोस्तों बात करें अगर स्मॉलेस्ट यूनिट की, दोस्तों स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है, फ्रैंकलिन होता है। अगर बात करें दोस्तों सीजीएस सिस्टम में चार्ज की जो दोस्तों यूनिट होती है, होता है यूनिट होती है ईएसयू। क्या होती है दोस्तों, ईएसयू। अब ये कहेंगे सर जी ये ईएसयू क्या होता है, इसका फुल फॉर्म है, ईएसयू के बारे में करते हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। दोस्तों इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट तो सबसे पहले आप समझिए कि एक ईएसयू यूनिट बराबर जो दोस्तों कूलाम होता है वो कितना होता है। तो देखिए आप इसको लिख सकते हैं कि 1 ESU इक्वल टू होता है दोस्तों 3.3 × 10⁻⁻10 कूलाम। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में कितने कूलाम होता है। दोस्तों आप बता सकते हो कि 3.3 × 10⁻10 कूलाम होता है। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो दोस्तों कहीं कहीं आपको बुकों में मिल जाता है कि जो दोस्तों सीजीएस यूनिट में होता है इसको लिखता है स्टेट कूलाम। क्या लिखता है, स्टेट कूलाम। पूरा नहीं ईएसयू लिखेगा, उसको स्टेट कूलाम के नाम से लिखते हैं। जैसे स्टेट कूलाम, 1 स्टेट कूलाम। दोस्तों एक स्टेट कूलाम की बात करें तो दोस्तों इस तरह भी लिख के आपको मिल सकता है, स्टेट कूलाम शार्ट में लिख के आता है, कहीं कहीं आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। ईएसयू का मतलब है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। आई होप ये बातें समझ में आई होंगी। दोस्तों सबसे पहले मैंने बात बताया आपको कि जो दोस्तों आपका जो चार्ज होता है, चार्ज क्या होता है, एक ऐसा फिनोमिना है, घटना है जिससे हमें ये पता चलता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट या तो अट्रैक्शन बल का अनुभव कर रही है तो रिपल्सन पर बल का अनुभव कर रही है। ये किसके द्वारा पता चलता है हमें, चार्ज। क्या बताता है हमें दोस्तों, चार्ज, आवेश। और उसके बाद बात करते हैं दोस्तों चार की जो बुकों में डिफिनेशन लिखा जाता है कि एकांक समय में धारा प्रवाह की मात्रा को विद्युत आवेश कहते हैं। उसे क्यों अच्छा से करते हैं, उसका जो दोस्तों यूनिट होती है वो कूलाम होती है। एमकेएस पद्धति में, सीजीएस पद्धति में अगर बात करें दोस्तों वैसे ईएसयू होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होती है। अगर दोस्तों बात करें स्मॉलेस्ट यूनिट की, सबसे छोटी इकाई कौन सी है दोस्तों चार्ज की, तो वो होती है दोस्तों फ्रैंकलिन। क्या होती है, फ्रैंकलिन। तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं दोस्तों चार्ज की। देखिए फ्रेंड्स, हम आवेश की बात कर रहे हैं, आवेश, ठीक है। आवेश दोस्तों चार्ज बोलते हैं, चार्ज, सही है दोस्तों। ये जो चार्ज होता है ये दो कंडीशन, या तो चार्ज रेस्ट हो सकता है, चार्ज क्या होता है, रेस्ट कंडीशन में रहेगा, या तो दोस्तों मोशन करता रहेगा। क्या रहेगा, मोशन। और ये मोशन दो तरीके से हो सकता है, एक तो ऑक्सीलरेशन होता है रहेगा, ये तो यूनिफॉर्म होगा। क्या होगा, मोशन दो तरीके से हो सकता है, यूनिफॉर्म मोशन, दूसरा होता है दोस्तों ऑक्सीलरेशन। सही दोस्तों, ऑक्सीलरेशन, ठीक है। ऑक्सीलरेशन बोल दीजिए, या A ≠ 0, मतलब ऑक्सीलरेशन जीरो, ऑक्सीलरेशन हो, यहाँ पे दोस्तों ऑक्सीलरेशन जीरो होगा। तो दोस्तों एक तो यूनिफॉर्म हो, दूसरा ऑक्सीलरेशन कर रहा हो, मतलब समय के साथ अपनी जो वेग स्पीड को बदल रहा हो। दोस्तों दो तरीके से हो सकते हैं। जो दोस्तों रेस्ट है, इसका मतलब यहाँ पे जब कोई चार्ज रेस्ट है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन रेस्ट में है। क्या है, इलेक्ट्रॉन रेस्ट में है। क्योंकि आपको पता है एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, Q बराबर होता है NE। दोस्तों जहाँ पे
एन क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सही दोस्तों। और ई क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, कितना चार्ज होता है, ये बात समझना आप ध्यान दीजिएगा। एन क्या होता है दोस्तों, ये टोटल चार्ज है, ये क्या है, टोटल चार्ज। सही फ्रेंड्स, टोटल चार्ज निकालना हो तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं इंटू एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है। सही दोस्तों, ये बातें जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों अगर बात करें कि यहाँ पे देखिए कि जो चार्ज है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन से संबंधित है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे ही चार्ज होगा। तो अब बात करते हैं दोस्तों, अगर इलेक्ट्रॉन रेस्ट रहेगा तो दोस्तों यहाँ पे जो जनरेट होगा, यहाँ पे एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। क्या होता है, विद्युत, इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि जब इलेक्ट्रिक रेस्ट है, इलेक्ट्रॉन रेस्ट कंडीशन में चार्ज रेस्ट कर रहा है, उस कंडीशन में जो जनरेट होता है दोस्तों सिर्फ होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन दोस्तों जब इलेक्ट्रॉन मोशन करता है, चार्ज मोशन में होता है दोस्तों, वहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न होता है, विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न होगा। और दूसरी बात दोस्तों, चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होता है। क्या होता है दोस्तों, चुंबकीय क्षेत्र। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन कई बार पूछ सकता है कि अगर आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो रेस्ट कंडीशन में है, इलेक्ट्रॉन का मोशन नहीं हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का लीजिए चार्ज, आपका चार्ज जो है मोशन कंडीशन में नहीं है दोस्तों, उस कंडीशन में क्या होगा कि जो आपका सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। लेकिन दोस्तों अगर इलेक्ट्रॉन जो दोस्तों चार्ज है वो मोशन कंडीशन में होगा तो दोस्तों वहाँ पे क्या होगा, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा और चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होता है। तो ये बातें आपको समझ में आई हैं, ज़्यादा हमें डीपली नहीं जाना है क्योंकि आपको इतना अंदर से क्वेश्चन पूछता नहीं है, लेकिन यहाँ तक क्वेश्चन पूछ सकता है। आप इस चीज़ को नोट कर लीजिए। आगे देखते हैं कि चार्ज कितने टाइप के होते हैं। आइए देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हम देखने जा रहे हैं कि चार्ज कितने टाइप के होते हैं। चार्ज, उससे पहले दोस्तों एक चीज़ जान लीजिए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। दोस्तों अगर इलेक्ट्रॉन बात करें तो दोस्तों नेगेटिव चार्ज होता है। क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। सही फ्रेंड्स। प्रोटॉन की बात करें दोस्तों तो प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। सही दोस्तों। न्यूट्रॉन पे कहें तो दोस्तों ये उदासीन होता है, कोई चार्ज नहीं होता इस पर। सही दोस्तों। अगर बात करें चार्ज इलेक्ट्रॉन पे होता कितना है तो -1.6 × 10⁻−19 कूलाम होता है। सही दोस्तों, ये चीज़ें याद रख लेना। और दूसरी बात करें अगर प्रोटॉन पे तो 1.6 × 10⁻−19 कूलाम होता है, और यहाँ पे दोस्तों 0 होता है, कोई चार्ज नहीं होता है। अब ये दोस्तों चार्ज 2 टाइप के होते हैं। चार्ज के टाइप अगर बात करें, चार्ज दोस्तों 2 प्रकार के होते हैं। पहले को बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। सही दोस्तों। और दूसरा सेकंड होगा, एक होगा पॉजिटिव चार्ज, सेकंड होता है नेगेटिव चार्ज। क्या होगा दोस्तों, नेगेटिव चार्ज। ठीक है। चार्ज आवेश 2 प्रकार के होते हैं, एक को बोलते हैं धन आवेश, दूसरे को बोलते हैं ऋण आवेश। इसको क्या लिख सकते हैं आप, धन आवेश, और ये होता है हमारा ऋण आवेश। सही दोस्तों। यहाँ से ये चीज़ें आपसे नहीं पूछेंगे कि कितने प्रकार के होते हैं, ये जरूर पूछेगा कि लाइक चार्ज, समान जो चार्ज होते हैं एक दूसरे क्या कहते हैं। जब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर सेम चार्ज है, पॉजिटिव और पॉजिटिव सेम चार्ज है, इसको बोलते हैं लाइक चार्ज। क्या बोलते हैं, लाइक। अगर सेम चार्ज हैं, समान बोल लीजिए, लाइक। सेम चार्ज हैं तो एक दूसरे को दोस्तों रिपल करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, एक दूसरे के बीच रिपल्सन लगेगा, मतलब प्रतिकर्षण का, प्रतिकर्षण। देखिए अगर दोस्तों सेम चार्ज है तो एक दूसरे के बीच प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेंगे, यानी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। दूसरी बात करते हैं दोस्तों, अगर डिफरेंट टाइप के हैं, अनलाइक चार्ज, इनको दोस्तों बोले अनलाइक चार्ज हैं, तो एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षण करते हैं। क्या करते हैं, आकर्षित करेंगे। सही दोस्तों। एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे यानी आकर्षित करेंगे, इसे बोलेंगे दोस्तों अनलाइक चार्ज, अनलाइक चार्ज। देखिए अगर ये यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि दोस्तों कई बार पूछ देता है कि समान अगर चार्ज है, प्लस के पास प्लस है, तो दोस्तों वो क्या करेगा कि एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, सॉरी सेम है तो रिपल करेगा, और दोस्तों अगर डिफरेंट है, अनलाइक चार्ज है, तो एक दूसरे क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ये बातें आई होप आपको समझ में आई होंगी। अगला टॉपिक देखते हैं दोस्तों कि जो चार्ज होता है दोस्तों, उसके बाद हम देखते हैं अगला टॉपिक इलेक्ट्रिक करंट। क्या देखते हैं दोस्तों, इलेक्ट्रिक करंट।
देख फ्रेंड्स, अगला हम टॉपिक देखने जा रहे हैं कि विद्युत धारा क्या होती है। विद्युत धारा, धारा कई प्रकार की होती है। पानी की भी धारा हो सकती है, वाटर की धारा होती है ना, फ्लो होती है। लेकिन दोस्तों यहाँ विद्युत धारा बोलते हैं, इसको इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। बहुत करंट मार रहा है, हाँ वही करंट की बात कर रहा हूँ। देखिए विद्युत धारा का डिफिनेशन सबसे पहले लिखते हैं, आवेश प्रवाह की दर को, समय दर को लिख लेते हैं, समय दर को विद्युत धारा कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। सही दोस्तों, आवेश प्रवाह की समय दर को या आवेश प्रवाह की दर को द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, इंग्लिश में बोल सकते हैं द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। सिंपल सा डिफिनेशन है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज टू कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं इसको, सही है। उसके बाद दोस्तों अगर बात करें कि चार्ज को डिफिनेशन, जो करंट होती है उसको बात करते हैं दोस्तों, उसको किससे प्रदर्शित करते हैं दोस्तों? इसको डिनोट करते हैं। अगर बात करते हैं डिनोट की, तो दोस्तों इसको डिनोट करते हैं आई, कैपिटल आई या स्मॉल आई अक्षर से प्रदर्शित करेंगे। सही है दोस्तों। अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ से आता है कि इसकी यूनिट क्या होती है। यूनिट दोस्तों, आपकी जो करंट की यूनिट होती है दोस्तों, वो होती है, देखिए आपको इससे निकाल लीजिए, आई बराबर एक्चुअली होता है Q/T। सही है। तो अगर बात करें Q की, तो Q क्या होता है? Q का मात्रक Q होता है चार्ज, और चार्ज की जो यूनिट होती है दोस्तों कूलाम होती है। क्या होती है? कूलाम पर सेकेंड। क्या होता है? कूलाम पर सेकेंड। तो दोस्तों एक तो ये यूनिट होगी, या दूसरा इसकी यूनिट होती है एम्पियर। क्या होती है? एम्पियर। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं कि जो इसकी यूनिट होती है दोस्तों वो एम्पियर होती है। ठीक है, आप हिंदी में लिख सकते हैं एम्पियर। देखिए फ्रेंड्स, अगर चार्ज की दोस्तों विद्युत धारा की बात करें तो जो विद्युत धारा की यूनिट होती है वो होती है एम्पियर होती है। अगला बात करें दोस्तों, इसका मेजरिंग किसके द्वारा करते हैं? मेजर। अगर विद्युत धारा के दोस्तों मेजर की बात करते हैं तो दोस्तों इसका मेजरमेंट करेंगे अमीटर द्वारा। किसके द्वारा करेंगे? अमीटर। अमीटर, अमीटर द्वारा ऐसे लिख सकते हो आप इंग्लिश में। सही दोस्तों, अमीटर द्वारा इसका मेजरमेंट कर लेते हैं। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आता है, एमीटर को जो आप श्रेणी, जो सर्किट है उसके श्रेणी में जोड़ोगे कि समांतर में? दोस्तों एमीटर को हम जोड़ते हैं सर्किट के श्रेणी क्रम में। ये ध्यान दीजिएगा, कई बार पूछ देता है कि अगर आपको अमीटर लगाना है तो जो आपकी सर्किट है लोड के सीरीज में लगाएंगे कि पैरेलल में लगाएं? तो आपको ध्यान देना है कि सर्किट के दोस्तों श्रेणी में लगाना है। जो भी आपका लोड है उसके श्रेणी में लगाएंगे, जो भी आपका वायर है। तो ये चीज़ें इलेक्ट्रिक करंट से दोस्तों पूछता है आपको। और दोस्तों बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट जैसे मेजर करना है, तो नॉर्मली करंट जो आपकी नॉर्मल अमीटर होता है वो 0 से 5 एम्पियर के रेंज में आता है। अगर दोस्तों ये अमीटर की बात कर लें तो 0 से 5 एम्पियर के रेंज में आता है। लेकिन दोस्तों यहाँ से पूछता है अगर इससे ज़्यादा करंट मेजर करनी है, जैसे 100 एम्पियर की करंट मेजर करनी है, तो दोस्तों उसके लिए आता है क्लैंप मीटर। क्या आता है? क्लैंप मीटर। यानी अगर आपको 5 एम्पियर से ज़्यादा करंट मेजर करनी है तो आपके लिए जो इंडस्ट्री उपकरण यूज होता है दोस्तों वो होता है क्लैंप मीटर। तो क्लैंप मीटर के द्वारा हम दोस्तों क्या करते हैं, भी करंट का मेजर कर लेते हैं, धारा का मापन करते हैं। तो ये चीज़ को आप भी नोट कर सकते हैं। अगला होता है सीटी। अगर बहुत ज़्यादा करंट मेजर करनी है तो करंट ट्रांसफार्मर का यूज करेंगे। दोस्तों ये बात ध्यान रखना, अगर आपको करंट बहुत ज़्यादा मेजर करनी है तो सीटी, जिसको बोलते हैं करंट ट्रांसफार्मर। क्या बोलते हैं? करंट ट्रांसफार्मर। हम ये नहीं करें फ्रेंड्स के सीटी मेजर करेगा, लेकिन सीटी का हेल्प द्वारा करंट को दोस्तों कम करके, एक रेशियो में कम करके यही एमीटर द्वारा हम मेजर कर लेते हैं। तो दोस्तों ये थी विद्युत धारा क्या होती है। किसी कंडक्टर में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं एकांक समय में। सही दोस्तों। तो जैसे मान लीजिए हमारा कंडक्टर है, सही है, इस कंडक्टर को हमने बैटरी से जैसे जोड़ दिया तो आपको पता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं निगेटिव साइड से चलते हैं, जो दोस्तों करंट होती है वो प्लस से चलती है। सही दोस्तों, यहाँ से 2 पॉइंट और लिख लीजिएगा कि करंट सदैव इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन फ्लो होती है, या फिर ऐसे लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन सदैव धारा के विपरीत दिशा में प्रवाहित होते हैं। विपरीत दिशा में
प्रवाहित होते हैं। सही फ्रेंड्स, अगर बात करें इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो दोस्तों हमेशा करंट के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होते हैं। तो इतने पॉइंट्स हैं जो आपको इलेक्ट्रिक करंट के अंतर्गत पूछेगा। सही दोस्तों, तो फ्रेंड्स अभी हमने देखा कि इलेक्ट्रिकल चार्ज क्या होता है। दोस्तों यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन जैसे पूछते हैं इलेक्ट्रिकल चार्ज के यूनिट क्या होता है, या इलेक्ट्रॉन पे कितने चार्ज होता है, उसका मास कितना होता है, तो ये सब चीज़ें आपसे पूछ सकता है। उसके बाद दोस्तों हमने देखा इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, विद्युत धारा क्या होती है। तो दोस्तों जैसे आपके डिफिनेशन द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसे दोस्तों IHS पर प्रदर्शित करते हैं। और दोस्तों इसकी यूनिट की बात करें तो उसकी यूनिट जो होती है कूलाम पर सेकेंड या फिर एम्पियर होती है। तो दोस्तों ये चीज़ें आपको मैंने पढ़ा दिया। अगला टॉपिक देखते हैं दोस्तों कि जो करंट है दोस्तों इसका अपोजिशन करने वाला भी तो होगा। जैसे कोई बॉडी है जिससे करंट फ्लो होगी, अगर एक कंडक्टर है उससे करंट फ्लो होगी तो उस कंडक्टर में अपोजिशन करने वाला तो भी होगा, उसको दोस्तों रेजिस्टेंस कहते हैं। तो अभी अगला टॉपिक हम देखने वाले हैं कि रेजिस्टेंस क्या होता है। सही दोस्तों, रेजिस्टेंस दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है, तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दिया करिए। और दोस्तों कोई भी डाउट हो उसके लिए कमेंट किया करिए, क्योंकि फीडबैक हमने बार बार बोलते हैं कि फीडबैक देना बहुत ही ज़रूरी होता है। और दोस्तों उसके साथ आप बहुत ही मेहनत करना चालू कर दें, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं है आपके लिए, और रेगुलर लगिए। दोस्तों हम आप लोग के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो आपका भी दायित्व कि आपको भी जॉब चाहिए तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। सही दोस्तों, जितना आप भागेंगे सिलेबस से, आप जितना पढ़ने से भागेंगे नौकरी उतनी ही दूर चली जाएगी, जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे उतने ही करीब आ जाएंगे उसके। सही दोस्तों, तो आप एकदम लग जाइए। तो बात करते हैं दोस्तों रेजिस्टेंस क्या है। तो किसी बोलते हैं ना, रेजिस्टेंस किसी पदार्थ का, कोई भी मटेरियल उसका वह गुण है जो करंट का अपोज करता है। यानी लिख सकते हैं आप इसको हिंदी में बोलते हैं दोस्तों प्रतिरोध। क्या बोलते हैं? प्रतिरोध से ही नाम चलता है कि करेगा विरोध, प्रतिरोध से ही नाम पता चल रहा है विरोध करने वाला। चलो, प्रतिरोध किसी पदार्थ का वह गुण है, किसी पदार्थ का वह गुण है जो धारा प्रवाह में रुकावट उत्पन्न करता है, रुकावटपन सिंपल सी डिफिनेशन आप समझो, जो करंट का अपोज करता है उसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं। तो देखिए रेजिस्टेंस कोई उपकरण नहीं है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। रेजिस्टेंस किसी भी पदार्थ का वह गुण है, यानी हमारे बॉडी का भी एक रेजिस्टेंस होता है। कई बार क्वेश्चन पूछता है कि ह्यूमन बॉडी का जो रेजिस्टेंस कितना होता है, तो हमारे बॉडी का नॉर्मल अगर बात की जाए तो 1 किलो ओम होता है, 1000 ओम होता है रेजिस्टेंस। अगर दोस्तों ड्राई कंडीशन में अगर पूछता है, शुष्क अवस्था में, दोस्तों उस कंडीशन में हमारे बॉडी का रेजिस्टेंस 1 लाख के ऊपर होता है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, लिखवाऊंगा दोस्तों। कई बार पूछता है कि मनुष्य की बॉडी का रेजिस्टेंस कितना होता है। तो रेजिस्टेंस जरूरी नहीं कि सिर्फ कंडक्टर या किसी रजिस्टर का। देखिए रजिस्टर एक अलग चीज़ है, रजिस्टर एक डिवाइस है, उपकरण है, लेकिन रेजिस्टेंस उसकी प्रॉपर्टी है, गुण है। तो रेजिस्टेंस किसी भी पदार्थ का हो सकता है, मनुष्य की बॉडी का, कंडक्टर का, इंसुलेटर का, कोई भी चीज़ें हैं उसका रेजिस्टेंस होता है। सही दोस्तों, तो आपको एक बातें समझ में आई कि रेजिस्टेंस किसी पदार्थ का वह गुण है जो धारा के प्रवाह में रुकावट उत्पन्न करता है या उसका अपोज करता है। दोस्तों इसको डिनोट करते हैं, अगर बात करें डिनोटेड की, डिनोटेड बाय किससे डिनोट करते हैं दोस्तों? आर अक्षर से प्रदर्शित करते हैं। अगर इसके यूनिट की बात करें, मात्रक, दोस्तों अगर इसके मात्रक की बात किया जाए तो जो इसका मात्रक होता है ओम होता है। क्या होता है? ओम। सही दोस्तों, इसको इस तरह के सिंबल से प्रदर्शित करते हैं, इसको पढ़ते हैं हम ओम। सही है। रेजिस्टेंस की जो यूनिट होती है दोस्तों वो ओम होती है। अगली बात करते हैं, इसका जो प्रतीक है, सिंबल, वो कैसे बनता है दोस्तों? कुछ ऐसा बनता है, दिस इज आर। ये है दोस्तों रेजिस्टेंस। अब देखिए कि रेजिस्टेंस कैसे अपोज कर रहा है। आपके पास दो रास्ते हों, एक स्ट्रेट हो और दोस्तों एक ऐसा ये जिगजैग पाथ है। दोस्तों जब कोई भी आप इस जिगजैग पाथ से जाएंगे तो आपकी हीटिंग ज़्यादा उत्पन्न होगी, यानी दोस्तों कहते हैं ना कि हीट ज़्यादा उत्पन्न होगा, अब लॉसेस ज़्यादा होगा। दोस्तों यहाँ पे जिगजैग पाथ से जब इलेक्ट्रॉन जाता है मूव करके ऐसे, तो दोस्तों यहाँ पे क्या होता है कि जो एनर्जी होती है डिसिपेट होती है। कहने का मतलब ये हीट के रूप में कन्वर्ट हो जाती है, लॉसेस हो जाता है दोस्तों। तो इस वजह से क्या होता है कि यहाँ पे जो करंट होती है वो उसका अपोजिशन हो जाता है। अगर यहाँ से 5 एम्पियर की करंट गई है
दोस्तों यहाँ पे अगर आफ्टर रजिस्टेंस 2 ओम का रजिस्टेंस है तो यहाँ पे कुछ कमी आ जाएगी, करंट के माध्यम में कुछ कमी आ जाएगी। सही दोस्तों, अगर बात करें स्टेट है तो यहाँ पे रेजिस्टेंस की मान बहुत ही कम है, रेजिस्टेंस ना के बराबर, क्योंकि यहाँ पे कोई जिगजैग पैथ उत्पन्न नहीं हो रहा है। तो आइडियल केस में होता है ऐसा, लेकिन रियल में ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं जिसका कोई कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है। एक कंडक्टर है, चांदी के कंडक्टर की बात करें तो उसका भी 100% दोस्तों कंडक्टिविटी नहीं होती, उसकी भी कुछ ना कुछ उसमें रेजिस्टेंस होता है। तो हमें इसके डीपली में नहीं जाना, इतना समझिए बात। रेजिस्टेंस क्या होता है? किसी पदार्थ का वह गुण है जो धारा के प्रवाह में रुकावट उत्पन्न करता है, उसे हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। इसे आर अक्षर से प्रदर्शित करते हैं, इसकी यूनिट ओम होती है, उसको ये सिंबल द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अब बात करते हैं रेजिस्टेंस कितने टाइप के हो सकते हैं। देखिए रेजिस्टेंस अगर बात करें, पहला लो रेजिस्टेंस। क्या होता है? लो रेजिस्टेंस यानी निम्न प्रतिरोध जिसको बोलते हैं। दोस्तों लो रेजिस्टेंस कौन से होते हैं? जो रेजिस्टेंस 1 ओम से कम हो, 1 ओम से कम। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेजरमेंट में भी हम बताएंगे आपको, यहाँ पे भी आप नोट कर सकते हैं, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। 1 ओम से कम का अगर कोई प्रतिरोध है उसे हम लो प्रतिरोध, निम्न प्रतिरोध के श्रेणी में रखते हैं। दूसरा अगर बात करें दोस्तों मीडियम प्रतिरोध, मीडियम रेजिस्टेंस की अगर बात करें दोस्तों, मध्यम रेजिस्टेंस की, तो ये दोस्तों 1 ओम से लेकर से दोस्तों 100 किलो ओम, 1 ओम से 100 किलो ओम के बीच के जो रेजिस्टेंस होते हैं दोस्तों उसको मीडियम रेजिस्टेंस कहते हैं। अगला तीसरा बात करें दोस्तों, तीसरा होता है हाई रेजिस्टेंस। क्या होता है दोस्तों? हाई रेजिस्टेंस। और ये हाई रेजिस्टेंस जो होते हैं दोस्तों, इसे बोलते हैं जो दोस्तों जिनकी रेटिंग क्या होती है? मेगा ओम में होती है। क्या होती है? मेगा ओम में। आप लिख सकते हैं ऐसे, मेगा ओम। सही फ्रेंड्स, अगर जिनकी दोस्तों रेटिंग है वो दोस्तों मेगा ओम में है, वो दोस्तों हाई रेजिस्टेंस होते हैं। तो मेगा ओम में जैसे मोटर का इंसुलेशन जो होता है, मोटर की जो बाइंडिंग की जाती है उसमें इंसुलेशन लगाया जाता है, मोटर की बाइंडिंग का जो इंसुलेशन होता है वो दोस्तों बहुत ज़्यादा होता है, वो मेगा ओम में होता है। सही दोस्तों, अब बात करते हैं इनका मेजरमेंट किसके द्वारा करेंगे। सही दोस्तों, इसको दोस्तों मिटा दे रहे हैं आप, शायद आई होप आप नोट कर लिए होंगे। देखिए अगर बात करते हैं लो रेजिस्टेंस, तो लो रेजिस्टेंस दोस्तों हम मेजर करते हैं डबल केल्विन ब्रिज द्वारा, डबल केल्विन ब्रिज द्वारा। ठीक है, डबल केल्विन ब्रिज द्वारा क्या मेजर करते हैं हम? लो रेजिस्टेंस। इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट करते चलिए साथ ही साथ। दोस्तों मीडियम रेजिस्टेंस जो मेजर करते हैं, नॉर्मली आप ओम मीटर द्वारा भी मेजर कर सकते हो, लेकिन दोस्तों अगर ओम मीटर नहीं दिया है तो दोस्तों यहाँ पे आता है व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज। सही फ्रेंड्स, व्हीटस्टोन ब्रिज द्वारा भी हम क्या करते हैं? मीडियम रेजिस्टेंस को मेजर करते हैं। अगला दोस्तों हाई रेजिस्टेंस नापना है तो आप किसके द्वारा नापोगे? मैगर द्वारा। दोस्तों जो मैगर होता है, मैगर के द्वारा हम हाई रेजिस्टेंस को मेजर करते हैं। तो ये चीज़ें ध्यान रखना है कि इसकी जो रेंज कितना होता है। अगर लो रेजिस्टेंस की बात करें तो 1 ओम से कम रेजिस्टेंस होता है उसे लो रेजिस्टेंस की श्रेणी में रखते हैं। 1 ओम से 100 किलो ओम तक का जो रेजिस्टेंस हो दोस्तों उसको हम मीडियम रेजिस्टेंस की श्रेणी में रखते हैं, उसको हम व्हीटस्टोन ब्रिज द्वारा मेजर कर सकते हैं। अगला बात करते हैं दोस्तों जो हाई रेजिस्टेंस होता है, इंसुलेशन रेजिस्टेंस, तो दोस्तों हम मैगर द्वारा मेजर करते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि रेजिस्टेंस क्या होता है। और दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, अगर ह्यूमन बॉडी की, मनुष्य के शरीर का अगर बॉडी का रेजिस्टेंस अगर पूछा जाए कि कितना होता है, तो नॉर्मल कंडीशन में दोस्तों आपको नॉर्मल कंडीशन में आंसर देना है। जो वेट कंडीशन में 1 किलो ओम, यानी इसको लिख सकते हैं 1000 ओम, ये लिख सकते हैं इसको। जो मनुष्य के बॉडी का रेजिस्टेंस होता है दोस्तों वो क्या होता है? 1 किलो ओम होता है। लेकिन अगर दोस्तों ड्राई कंडीशन लिख के आ जाए, शुष्क अवस्था में, तो आपको लगाना 1 लाख ओम। क्या लगाना है? 1 लाख ओम से ऊपर। सही फ्रेंड्स, तो ये बातें ध्यान रखनी है आपको कि जब आपको रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस जैसा कि हमने बताया कि कुछ ऐसा बनता है, देखो ऐसा, इसका ये सिंबल है और इसको आर अक्षर द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो ये दोस्तों रेजिस्टेंस का जो सिंबल होता है, और रेजिस्टेंस किसी भी पदार्थ का हो सकता है, मनुष्य की बॉडी है, कुछ ही लकड़ी है, प्लास्टिक है, आपके पास कंडक्टर है, लोहा है, चांदी, सब चीज़ों का रेजिस्टेंस होता है।
वो अलग बात है, किसी का रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, किसी का रेजिस्टेंस कम होता है। अगर बात करें इंसुलेटिंग मटेरियल जो होती हैं उनका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है, उसमें करंट फ्लो ही नहीं हो सकती, कुछ अलग हो गया। सही दोस्तों, प्लास्टिक का दोस्तों इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है, उसमें कोई करंट फ्लो ही नहीं हो सकती। लेकिन अगर बात करें दोस्तों ह्यूमन बॉडी का जो रेजिस्टेंस होता है वो 1 किलो ओम होता है, यहाँ पे करंट फ्लो हो सकती है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होती है और कौन सा रेजिस्टेंस के द्वारा क्या मेजर किया जाता है। तो दोस्तों आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। आज के दोस्तों लेक्चर में इतना ही रखते हैं, और दोस्तों कल के लेक्चर में देखने वाले हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, और दोस्तों रेजिस्टेंस का लॉ पढ़ेंगे, रेजिस्टेंस का नियम क्या होता है, मतलब कैसे किसी तार की लंबाई बढ़ाने पर रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, और लंबाई अगर तार को मोटा कर दिया जाए तो उसके पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों किसी भी जो मटेरियल का रेजिस्टेंस है वो किन किन बातों पर डिपेंड करता है। उसके बाद दोस्तों कल के लेक्चर में देखेंगे हम कि जो रेजिस्टेंस है वो कितने, रेजिस्टेंस के बाद दोस्तों रजिस्टर होते हैं, रजिस्टर क्या होते हैं उनके टाइप पढ़ने हैं। और दोस्तों कल के इंटरेस्टिंग दो टॉपिक चलने वाला ओम का नियम, ओम का नियम दोस्तों कल पढ़ने वाले हैं। इसीलिए आप मेरी हर वीडियो देखते रहिए। और दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करें जिससे हर फ्रेंड्स आपके देखें। सही फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही दोस्तों, और कल मिलते हैं क्लास में। अपना ख्याल रखिए और मेहनत करिए। धन्यवाद।